हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हम 6 पार्ट में आ गए हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के रेफरेंस में देखें तो एनसीईआरटी या सीबीएसई जो है वो हर साल इसके बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर देती है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब अपनी कॉपी तैयार करना या अपने आप को रेप्लिकेट करना, या किस प्रकार डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है या अपनी कॉपी तैयार करता है। तो ये सभी प्रकार की सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। दोनों प्रकार की सेल में रेप्लिकेशन पाया जाता है, मतलब कि अपने डीएनए की कॉपी करनी पड़ती है। अब डीएनए की कॉपी करनी क्यों पड़ती है, ये पे पहले समझते हैं। रेप्लिकेशन सेल तभी करती है जब उस सेल को एक नया डीएनए बनाने की आवश्यकता होती है। और नया डीएनए सेल कब बनाएगी, जब उसको एक नया सेल बनाने की आवश्यकता होगी। नया डीएनए बनेगा तभी जब उसको नए सेल की आवश्यकता होगी। मतलब कि सीधी सी बात यह है कि सेल डिवीज़न जब भी सेल करेगी, चाहे वो किसी भी टाइप का सेल डिवीज़न हो, माइटोसिस समसूत्री विभाजन या मियोसिस, दोनों प्रकार के सेल डिवीज़न में वो रेप्लिकेशन करना ही करना हो। अब हमने सेल डिवीज़न को थोड़ा सा रिवाइज करें। सेल डिवीज़न के अंदर मेनली क्या होती है, 2 स्टेज होती है, इंटरफेज स्टेज और डिवीज़न स्टेज। इंटरफेज स्टेज होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये मोस्टली सेल डिवाइड जब करती है तो उसका मोस्टली पार्ट जो है सबसे ज़्यादा इंटरफेज पे खर्च होता है। इंटरफेज जब पूरी हो जाती है उसके बाद डिवीज़न स्टेज बहुत ही जल्दी अपने आप को पूरा कर लेती है। इंटरफेज स्टेज को यदि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो ये 3 स्टेज में पूरी होती है, G1, S और G2। इसको बोलते हैं ग्रोथ फर्स्ट, सिंथेसिस फेज और ग्रोथ सेकेंड। और उसके बाद सेल जो होती है वो डिवीज़न फेज में आ जाती है। तो पूरा का पूरा जो सेल डिवीज़न है वो साइकिल को हम क्या कर सकते हैं, 4 स्टेज में बांट सकते हैं। इंटरफेज के अंदर G1, S, G2 और M का मतलब यहाँ पर डिवीज़न फेज ही है। तो पूरा का पूरा सेल डिवीज़न जो होता है वो 4 स्टेप में पूरा होता है, जिसमें 3 स्टेप जो होते हैं इंटरफेज के अंदर पूरे होते हैं। इंटरफेज डिवीज़न से पहले की अवस्था होती है, मतलब कि डिवीज़न करने के लिए या सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार करती है। तो हम बात करें यहाँ पर सिंथेसिस फेज की, मतलब कि संश्लेषण अवस्था। इसी स्टेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसी स्टेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। क्यों? क्योंकि जब एक सेल डिवाइड करती है तो उस सेल के डिवाइड करने के लिए नया डीएनए चाहिए, सारे मटेरियल नहीं चाहिए। तो डीएनए मेन कंपोनेंट होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इसलिए डिवीज़न के लिए डीएनए को कॉपी करना तैयार होता है, ज़रूरी होता है, तो वो रेप्लिकेशन स्टेज के द्वारा ही पूरा होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये सेल डिवीज़न के अंदर रेप्लिकेशन डीएनए किस स्टेज में होता है, तो वो सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज के अंदर या संश्लेषण अवस्था के अंदर अपने आप को डीएनए रेप्लिकेट करता है। अब मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल के अंदर रेप्लिकेशन होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना डीएनए पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल वो होती है जिसके अंदर प्रत्येक जो सेल ऑर्गन जो होते हैं वो मेम्ब्रेन वाले होते हैं, उनके चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर
काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का भी डिफरेंस होता है। ये डीएनए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका डीएनए बहुत सिंपल होता है। तो पहले बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की। इसके अंदर मेनली क्या पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, या आपने कहें कि ये इस टाइप में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। जब सेल अपने आप को या डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, तो इस सर्कुलर डीएनए के अंदर जो साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन करता है उसे हम बोलते हैं ORI। ORI इसका शॉर्ट नाम है, पूरा बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यूकैरियोटिक सेल के अपने बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसीजर क्या होता है, या रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। तो एक ही टाइप का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक साइट पाई जाती है जहाँ से अपने आप को वहाँ पर सर्कुलर डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। प्रोसीजर क्या होता है? इसके अंदर सिंपल रूप से एक डीएनए होता है, और डीएनए को जब रेप्लिकेट करना होता है तो उसके लिए एक एंजाइम पाया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो डीएनए पर आधारित डीएनए का निर्माण करने के लिए उपयोगी होता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो भी सर्कुलर डीएनए की होगी, उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर अटैच हो जाएगा और उस सर्कुलर डीएनए को ओपन कर देगा। अब कैसे होता है ये प्रोकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक में अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पहले समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। प्रोसीजर देख लेते हैं, उसके बाद इसके एंजाइम देखेंगे क्या क्या होते हैं, किस प्रकार अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो डायग्राम से थोड़ा समझते हैं इसमें किस प्रकार से डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो अपने फर्स्ट देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब देखो, मान लो ये एक सर्कुलर डीएनए है, अब यहाँ पर यह है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ORI। यहाँ पे क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होगा। जैसे डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? रेप्लिकेशन बबल बनेगा। रेप्लिकेशन बबल का मतलब इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगी एक। और ये जो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इस टाइप से नए न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर जोड़ने प्रारंभ कर देगा। ये नए न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो दोनों डायरेक्शन के अंदर जुड़ते चले जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। ये अपनी स्टेज को आगे बढ़ाएगा और ये बबल बड़ा होता चला जाएगा। इस टाइप से ये नया स्टैंड है, ये डीएनए स्टैंड है, ये दोनों डायरेक्शन में अपने आप को ग्रोथ करेगा। और धीरे धीरे अपने देखेंगे तो क्या होगा, ये रेप्लिकेशन बबल जो होंगे वो इस टाइप से अपने आप को पूरा का पूरा तैयार कर लेगा। और लास्ट स्टेज में क्या होगा, हमारे पास दो सर्कुलर डीएनए जो होंगे वो मिल जाएंगे इस टाइप से।
ये पेरेंट डीएनए और ये बन गए दो डॉटर डीएनए। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से, या अपने कह सकते हैं कि बहुत ही इजी वे के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल, जो बैक्टीरियल सेल है या दूसरे जो ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर किसी भी टाइप से सेल ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, पूरे सेल ऑर्गन बहुत ही कम पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस भी पूरी तरह से फ्री पाया जाता है। तो न्यूक्लियस जो होता है मेनली सर्कुलर डीएनए के अंदर होता है, तो वो उस टाइप से अपने आप को इस स्टेज से होता हुआ अपने आप को ये रेप्लिकेट कर लेता है। अब बात करें यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें स्ट्रक्चर पता है, डीएनए की स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं, डीएनए किस प्रकार से अपने आप को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर रखता है। तो वहाँ पर और यूकैरियोटिक सेल का जो मॉलिक्यूल है वो पूरे डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, और इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। और उस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा मशीनरी काम में लेनी पड़ती है। मशीनरी का मतलब यहाँ पर है कि उसको विभिन्न एंजाइम्स काम में लेने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर ये डीएनए का रेप्लिकेशन है वो पूरा होता है। तो हम नेक्स्ट अब समझते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेशन कैसे होता है। हम रीजन पूछ समझ चुके हैं, किस कारण से होता है, क्यों होता है, और इसके लिए क्या चीज़ है वो मेनली इन्वॉल्व होती है। डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है वो देखते हैं अभी। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल में रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में, मतलब कि इसमें दो धागे के जो रस्सी है वो इस प्रकार से अपने आप से एंथोनुमा स्ट्रक्चर के रूप में होती है। तो इस स्ट्रक्चर के रूप में डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। और ये एक बहुत बड़ी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जिसको अंदर रेप्लिकेशन हमें करना होता है। तो एक बड़ा न्यूक्लियोटाइड जब रेप्लिकेट अपने आप को करता है, हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम की कंडेंसेशन के अंदर क्रोमोसोम अपने आप को, डीएनए जो होता है अपने आप को बार बार उसके अंदर कोयल स्ट्रक्चर के अंदर सुपर कोयल स्ट्रक्चर बन जाती है, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो उसके अंदर डीएनए पैक होता जाता है। तो यहाँ पर सेल डिवीजन में भी क्या होता है, सेल डिवीजन के अंदर भी वही क्रोमोसोम काम में आता है जो क्रोमेटिन नेटवर्क से बदलता है। तो क्रोमोसोम बनने से पहले सिंथेटिक फेज आती है, सिंथेसिस फेज आती है, तो वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। अपनी कॉपी तैयार करने के बाद में क्रोमोसोम जो होता है वो डबल, उसके अंदर जो डीएनए की संख्या डबल हो जाती है। डबल अपने आप होगी क्योंकि वो कॉपी करके आ रहा है। तो डीएनए की संख्या डबल होने के बाद में उस सेल को वो डिवाइड करता है, तो उसे वो अलग अलग पार्ट में बांट कर अपने डीएनए के नंबर को बराबर कर लेता है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स को बराबर कर लेता है। जब सेल डिवाइड होती है, डिवीजन पूरा हो जाता है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं डिवीजन से पहले की स्टेज की, सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज की। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक हमने समझा बहुत ही सिंपल तरीके से था। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो था वो अपने आप को अटैच कर लेता है और सर्कुलर डीएनए को वो दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल की बजाय काफ़ी बड़ा डीएनए होता है। तो वहाँ पर हम बात करें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रत्येक जो डीएनए की स्ट्रैंड की जो लंबाई है वो बहुत बड़ी होती है। मैंने यहाँ पर बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको छोटा सा तरीका बताया है भी किस टाइप से डीएनए जो होता है बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है। तो वहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यदि एक होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यदि एक ही होगा, तो उस सेल को अपने रेप्लिकेशन प्रोसीजर करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो वहाँ पर जो ओरिजिन रेप्लिकेशन होते हैं वो मैनी ओरिजिन और रेप्लिकेशन होते हैं, मतलब कई बहुत सारे
जिनको हम बता नहीं सकते संख्या में, बहुत सारे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। तब कहीं जाकर मतलब कि कुछ पार्ट जो होंगे वो यहाँ से अपने आप को रेप्लिकेट कर लेंगे, कुछ यहाँ से कर लेंगे, कुछ यहाँ से कर लेंगे, कुछ यहाँ से करेंगे, कुछ यहाँ से करेंगे। इस तरह से प्रत्येक जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड की जो पूरा स्ट्रैंड है वो अपने पास अलग से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रखता है। जब सेल डिवाइड करती है तो प्रत्येक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो साइट है वो एक्टिवेट हो जाती है और अपने अपने काम को बखूबी करती है। मतलब सीधी सी बात है कि एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और वो बंटा हुआ हिस्सा जो होता है वो एक साथ शुरू होता है और एक साथ ही डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है। लेकिन सबकी जिम्मेदारी होती है अलग अलग, हम काम को बांट के करते हैं। उसी प्रकार से डीएनए भी क्या करता है, इतना नेचुरली इसको डिसाइड किया गया है, इतना नेचुरली ये परफेक्ट बनाया गया है कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए अनेक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रखता है। क्योंकि बड़ा डीएनए है, आसानी से वो रेप्लिकेट नहीं होगा, तो मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हुए भी उसे लगभग 8 घंटे लगते हैं पूरे डीएनए को रेप्लिकेट करने में। जब सेल डिवाइड करती है, पूरे 24 घंटे के प्रोसीजर को यदि हम बात करें तो उसमें से 8 घंटे जो होते हैं वो डीएनए के रेप्लिकेशन में लग जाते हैं, 8 घंटे लगते हैं। अब यदि हम प्रोकैरियोटिक के साथ तुलना करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में यदि हम एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो तो ये इसका टाइम जो होता है वो 1000 गुना ज़्यादा टाइम लगे। मतलब एक ही कब हो, इफ वन ORI, मतलब कि वहाँ पर एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ORI साइट हो, अपने कह सकते हैं कि साइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की एक ही साइट हो, तो वो उस सेल के अंदर रेप्लिकेशन करने के लिए उसे लगभग 1000 गुना ज़्यादा टाइम लगे, जो रेप्लिकेशन 8 घंटे में पूरा हो जाता है। तो ये अपने कॉम्प्लेक्सिटी समझ चुके हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्यों होता है, किस प्रकार से होता है। ये पार्ट ऑफ फर्स्ट है। सेकेंड पार्ट में हम किस प्रकार यूकैरियोटिक सेल अपने आप को रेप्लिकेट करती है वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि कौन कौन से एंजाइम काम में लेते हैं, प्रोसीजर काम में लेते हैं। अभी हमने एक बेस तैयार किया है कि रेप्लिकेशन होता है क्या है। रेप्लिकेशन डीएनए का कॉपी तैयार करना। जब सेल डिवाइड करती है तो डीएनए अपने आप को कॉपी करती है, तो उसमें प्रोकैरियोटिक हम समझ चुके हैं, ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। ये आपको सिर्फ आइडिया दिया गया कि किस लेवल पे जाकर डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो सेकंड पार्ट में हम समझेंगे किस प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीजर को अप्लाई करता है। थैंक यू।